हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम योगेश चंद्र शुक्ला, योर बायोलॉजी फैकल्टी। आप लोगों का बहुत स्वागत है आज क्लास में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। स्टार्ट करते हैं आज क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं वेरी न्यू चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे पौधों में परिवहन के बारे में। प्लांट आखिर ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं। प्लांट में अगर कोई चीज़ को ऊपर से नीचे ले जाना है या नीचे से ऊपर लेकर आना है तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको एक चीज़ बिल्कुल रिमाइंड में रहनी चाहिए, दिमाग में रहनी चाहिए। आप जाइलम फ्लोएम को बिल्कुल नहीं भूल सकते। आपको पढ़ाया गया चैप्टर नंबर 6, आप उसे रिवीजन ज़रूर कर लें। जाइलम फ्लोएम का काम क्या है, कैसे वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्या क्या उनके नाम है, आज आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद के जो अगले 4 से 5 चैप्टर हैं वो प्लांट्स पे ही टोटली बेस्ड होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बिल्कुल टफ नहीं जाएगा, ये पक्की बात है। हम बहुत आसानी से करने वाले हैं। और ये चैप्टर्स की सबसे अच्छी बात है कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट है अगर वो बच्चों के दिमाग में बैठ गया तो आपके दिमाग में एकदम कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर नहीं बैठा तो फिर बहुत टफ लगते हैं भाई, क्योंकि प्लांट में बच्चों का इंटरेस्ट नहीं आता। बट यहाँ पर आपको पढ़ते समय ना प्लांट वाली फीलिंग आएगी नहीं, आप फिक्र मत करो, आपको पूरी फीलिंग आएगी मस्त साइंस की। आप टेंशन नहीं लेना है इसका। ठीक है, अच्छे चैप्टर्स हैं, बहुत अच्छे चैप्टर हैं। वेटेज भी बहुत अच्छा है 11th में भी और नीट में भी, इसलिए अपना ध्यान से इसको पढ़ते रहें, समझ के प्रोसीजर को याद रखिएगा। भाई प्लांट भी तो आखिर जंतु हैं, जीव हैं, सॉरी जंतु नहीं, पादप में आते हैं, जीव में आते हैं। तो वो जो जीव है इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको पता है हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, बट प्लांट नहीं रहेंगे तो नुकसान बहुत होगा। इसलिए प्लांट का महत्व ज़्यादा है, इसलिए आपको भी उन्हें महत्व देना पड़ेगा। चलिए भाई, इनके महत्व को ध्यान रखते हुए पढ़ने की कोशिश करते हैं। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसके ऊपर में। क्या पढ़ना है हमें इसमें पढ़ना है कि प्लांट अपनी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, मात्र एक कोशिका से दूसरी कोशिका में कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। पानी प्लांट जो है वो बड़े बड़े प्लांट, जो बड़े बड़े पौधे हैं, वो जल को जड़ में देते हैं। हम लोग जनरली क्या करते हैं, जड़ में डाल देते हैं ना पानी, वो ऊपर तक कैसे जाता होगा। पत्तियां जो हैं वो भोजन बनाती होंगे, वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता होगा। इन सभी विषयों पे हम बात करने वाले हैं कि प्लांट में ये सारे ट्रांसपोर्ट कैसे होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, वही विषय आज का हमारा होगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक। इसमें हमें बात करने वाला है ट्रांसपोर्ट के बारे में, प्रोसेसर के बारे में। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ये क्या लिखा हुआ है उसको हम लोग समझ लेते हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ पर परिवहन के बारे में, ठीक है। फिर बात करेंगे हम इसी टॉपिक में परिवहन के प्रकार के बारे में, ठीक है। तो परिवहन का जो प्रकार है बच्चे वो 2 टाइप का होता है। एक तो सक्रिय प्रकार, सॉरी, एक तो प्रकार होता है, प्रकार ये होता है एक प्रकार का सक्रिय और एक निष्क्रिय। तो जो पैसिव प्रोसेस है, तो हम सबसे पहले यहां पर बात करेंगे सबसे पहले निष्क्रिय प्रक्रिया के बारे में। निष्क्रिय प्रक्रिया, तो पैसिव प्रोसेस का जो मतलब होता है ये है निष्क्रिय प्रक्रिया, ठीक है। फिर हम इसके बाद समझने वाले हैं सक्रिय प्रक्रिया के बारे में। और सक्रिय प्रक्रिया क्या होता है, कैसे होता है, वो हम समझेंगे। सो प्रक्रिया, इसे हम कहेंगे एक्टिव प्रोसेस। तो आज हम प्रोसीजर के बारे में बात करने वाले हैं। कौन सा प्रोसेस कब कहां कैसे चलेगा, ये पहली बात हो गई। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं परिवहन के बारे में। परिवहन से बाद जो दूसरा पार्ट आता है परिवहन के प्रकार के बारे में, और तीसरा प्रकार आता है परिवहन की प्रक्रिया के बारे में कि वो निष्क्रिय होगा कि सक्रिय होगा। तो सबसे पहले बात हम यहाँ पर समझेंगे कि वो सक्रिय है कि निष्क्रिय है। दोनों पॉइंट को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे पॉइंट को देखते हैं क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये कि प्लांट का एक कहानी को समझते हैं, ठीक है। अगर आप इस डायग्राम को देख पा रहे हैं तो आपको पता है कि जनरली प्लांट्स में जो है ना, हम लोग यहाँ पर नीचे पानी डालते हैं, ठीक है। यहाँ पर जड़ों में पानी रहता है। अब जड़ों से पानी का जो ट्रांसपोर्ट है वो ऊपर की तरफ में ऐसा चढ़ता है, और ऊपर की तरफ जाने के बाद प्लांट की पत्तियों से यहाँ पर लाइट पड़ता है ना, तो ये यहाँ पर वाष्पीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पर वाष्पीकृत हो जाता है। ये एक कहानी है, ठीक है। एक प्रोसीजर है जिसमें हमें पूरे पॉइंट को क्लियर करके रखना है कि कहां से क्या क्या हो सकता है, ठीक है। सो वाष्पीकृत जो होगा वो यहां पर हो गया। सो प्लांट्स, पानी यहां से एब्जॉर्ब हुआ, पानी यहां से एब्जॉर्ब हुआ, ऊपर की तरफ में गया और ऊपर से वाष्पीकृत हो गया। ये प्रक्रिया यहां पर कंप्लीट हो गई। अगले पॉइंट पे आते हैं। जब ये चीज ट्रांसपोर्ट हो रही होगी तो ये कौन कौन से फॉलो क्या क्या होगा, कैसे इस पतली सी जड़ की जगह पे चढ़ा होगा। कभी तने को काट के देखेंगे, अगर हमें पता चलेगा भाई कुछ तो दिखता ही नहीं, ऐसा क्या है इसके अंदर जिसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कौन है जो ऊपर लेकर जा रहा है, कैसे ले जा रहा है, कौन सी प्रक्रिया है। इन्हीं विषयों का आज सारा नॉलेज हमें लेना है कि ये जाता कैसे है। तो हमें एक शॉर्टकट विषय पे पता होना चाहिए कि अगर हम वाटर एंड फूड की बात करें तो नीचे से ऊपर की तरफ में ऐसे जाता रहता है, जड़ से ऊपर की तरफ में ऐसा ट्रांसफर होता रहता है।
इसके लिए हमारे पास में दो अस्त्र शस्त्र हैं, पहले का नाम है फ्लोएम, दूसरे का नाम है जाइलम। इसे हिंदी भी नाम कहते हैं बेटा, जाइलम को दारू कहते हैं, फ्लोएम को फ्लोएम ही कहते हैं, पर आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप दोनों को जाइलम फ्लोएम के माध्यम से ही जान के रखो। हमारे पास दो चीजें हैं भाई, एक जाइलम है जो जल का ट्रांसपोर्ट करेगा, ये याद रखना, ठीक है, मैं जल का ट्रांसपोर्ट करेगा, जल हो गया वाटर H2O, इसे हमें ट्रांसपोर्ट करवाना है तो जाइलम के द्वारा करेंगे। और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड का, भोजन का ट्रांसपोर्ट करता है, तो भोजन के ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास जो पाइप है उसका नाम है फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम ये दो नाम की पाइप जो हैं हमारे समस्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए मदद करेंगी, यही आज का हमारा कॉन्सेप्ट है। सो पौधों में किसी प्रकार का परिवहन तंत्र नहीं होता है, हमारे पास हार्ट है, हमारे पास धमनी है, सिरा है, इनके पास कोई परिवहन तंत्र नहीं है, कोई हार्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये खुद ब खुद अपना सारा काम करती हैं। तो क्या करेंगे भाई, तो पौधों में जल हो गया, खनिज पोषण हो गए, खनिज मतलब आयन, मिनरल्स, कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, कार्बनिक पोषक, कार्बनिक पोषण मतलब सुक्रोज, फ्रक्टोज, जो भी बना रहे हैं वो लोग, ग्लूकोज, ये सब है। और पौधों के वृद्धि नियामक, वृद्धि नियामक का मतलब होता है कि वो कंट्रोल करते हैं, कैसे वो कैसे अपने आप को डेवलप करते हैं, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। वृद्धि कंट्रोल मतलब कई सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं इनके शरीर में, वो भी प्रेजेंट होते हैं, इन सबको परिवहन करना होता है। प्लांट को क्या क्या चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना है भाई, जल, वाटर, खनिज पोषक मतलब मिनरल्स, इसके अलावा कार्बनिक पोषक मतलब कार्बनिक पदार्थ जिसे अपन कहते हैं, जो भी मटेरियल हैं वो सब चीज़ हो सकती हैं, और पौधों के वृद्धि नियामक पदार्थ जो भी उनको ग्रोथ करने के लिए मेंटेन करते हैं। इन सभी विषयों पे हमें डिटेल में बात करनी होती है, हमें सभी विषयों को हमें कंट्रोल करना होता है कि ये क्या कब कैसे काम करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। सो अब हम इसमें बात करने वाले हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है भाई। ट्रांसपोर्ट होता है, इनकी दिशा क्या है, कौन किस दिशा में ट्रांसपोर्ट, हर किसी की अपनी एक दिशा है भाई, वो दिशा की जरूरत याद रखना। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट इसे अपन कहेंगे परिवहन की दिशा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों मिलाकर पढ़ना तो चीजें बेहतर समझ में आएंगी। परिवहन की दिशा, परिवहन की दिशा की जो बात है वो क्या हो सकती है, तो परिवहन की दिशा में एकदम सिंपल सा एक बात याद रखिएगा। मान लो डायग्राम इसलिए मैंने बना रखा है भाई कि नीचे से जड़ है, मान लो, ठीक है। तो जड़ में रहता है मुख्य रूप से भाई पानी, H2O, मिनरल्स, है ना। तो ये जो ब्लू ब्लू पोर्शन दिखाई दे रहा है वो जड़ से पत्ती की तरफ में जाता है और बाहर से वाष्पीकृत होकर ये बाहर निकल जाता है, ये पहली बात हो गई। तो हमें वाष्पीकरण के हिसाब से ये बाहर निकल गया। तो आपसे कहा जाएगा जल का ट्रांसपोर्ट कहां से होता है, तो आपसे कहेंगे जड़ से तना, तने से पत्ती और पत्ती से वातावरण में चला जाता है। दूसरा पॉइंट आता है फूड का ट्रांसपोर्ट कहां होता है, तो आपको सभी को पता है भाई कि प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जब पत्तियों में हो रहा है किसकी मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, लाइट के प्रेजेंट में यहां पर शुगर बनेगा पत्तियों में, और पत्तियों में शुगर बनने के बाद वो ऊपर से नीचे की तरफ या ऊपर से इधर उधर की तरफ में जा सकता है। तो भोजन का जो गति है वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ में रहेगा, और जो पानी की गति है वो नीचे से हमेशा ऊपर की तरफ में रहेगी। ये दो बातें हो गई। चलिए आइए समझते हैं क्या मतलब कह रहा है भाई। मूलीय पादप में जिनके पास मूल पाया जाता है, जिसके पास जड़ पाई जाती हैं, उसमें जाइलम परिवहन पानी और खनिज का करता है। जो जाइलम है वो पानी, और अच्छा खाली पानी नहीं, पानी के साथ मिनरल्स भी है ना। मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो भी है, सोडियम, पोटेशियम, ये सब जो है बहुत आवश्यक रूप से एक दिशात्मक, इनका एक दिशात्मक होता है। आप इसे कहेंगे, इस शब्द को याद रखना, यूनी डायरेक्शनल। इसका फिक्स है, इसका फिक्स है यूनी डायरेक्शनल, मतलब ये एक दिशा में ही जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ में ही जाएगा, और ये मूल से तने की तरफ में जाएगा, मूल से तने और तने से फिर चला जाता है। मान लो तना मतलब पत्ती, वही बात है, पत्ती की तरफ में चला जाएगा। तो मूल से पत्ती की तरफ में जाना शुरू कर देगा, यूनि डायरेक्शनल फ्लो होगा इसका, ये हो गया पत्ती में ट्रांसपोर्ट हो गया। दूसरा विषय होता है, अब आता है पॉइंट कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ और खनिज पदार्थ, पोषक जो भी होते हैं, इनका परिवहन बहुदिशात्मक होता है। बहुदिशात्मक का क्या मतलब है भाई, देखो मान लो यहां पर शुगर बना, ठीक है। अब हो सकता है इससे छोटी पत्ती यहां पर प्रेजेंट हो, तो हो सकता है इसको ट्रांसपोर्ट कर दे, हो सकता है नीचे की तरफ में जाए और जरूरत पड़े तो फिर वापस भी ले ले। ऐसा भी तो होता ना, भोजन जड़ में जाकर क्या करेगा, भोजन जड़ में जाकर क्या करेगा, एक बार जड़ में चला गया, जब जरूरत पड़ेगी तो वापस भी ले लेगा। तो याद रखना इस फूड को वापस भी ले सकता है वो, ठीक है, यही बात कह रहा है। तो इस दिशा में भी जा रहा है, उस दिशा में भी जा रहा है, ऊपर से नीचे भी आ सकता है, नीचे से ऊपर भी जा सकता है, तो दोनों दिशा हो गई ना भाई।
ठीक है। और हो सकता है कि एक पत्ती से दूसरी पत्ती में भी चला जाए, तो इस आम इधर से इधर भी गया है, इधर से इधर भी गया है, नीचे से भी ऊपर आया, ऊपर से भी नीचे आया है। तो जो खनिज पदार्थ हैं और साथ में पोषक जो पदार्थ है जैसे शुगर हो गया, वो कहीं भी जा सकता है। एक पत्ती से दूसरी पत्ती में वहीं से वहीं जा सकता है, वहीं से नीचे भी जा सकता है, नीचे से ऊपर भी आ सकता है, कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है। दैट्स वाई इसे अपन कहते हैं बहुदिशात्मक, उसे हम कहेंगे भाई मल्टी डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल। ठीक बात है, ये हमारा प्रोसीजर हो गया। तो हमारे पास में दो काम है भाई, पहला यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट कौन कौन होता है, दूसरा बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट या सॉरी मल्टी डायरेक्शनल कौन कौन होता है। तो यूनिडायरेक्शनल जो है वो ट्रांसपोर्ट हुआ पानी, खनिज, और जो भोज्य पदार्थ है, कार्बनिक मतलब याद रखना भाई फूड, भोज्य पदार्थ जो हमारे पास में भोज्य पदार्थ है, ठीक है, इसे अपन फूड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो फूड है हमारे पास में खनिज पोषक है, ये मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है। क्या हो सकता है, मल्टी डायरेक्शनल, ये बहुत दिशात्मक ये ट्रांसपोर्ट होता रहेगा। अगले विषय पे पहुंचते हैं। इसके अलावा हार्मोन्स आते हैं इनके मटेरियल में, हार्मोन्स है, वृद्धि नियामक हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो ग्रोथ करवाने में मदद करते हैं। तो क्या होगा, अन्य रसायन उत्तेजक पदार्थ, कुछ और भी केमिकल्स जो उनके शरीर में पहुंचते हैं, या तो एक ध्रुवीय मतलब एक दिशीय होंगे, और या तो संश्लेषित स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं, इनमें परिवहन होता रहता है। ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ये जहां संश्लेषण हुआ उससे अपोजिट तरफ में जाएंगे। अगर नीचे संश्लेषण हुआ तो ऊपर जाएंगे, ऊपर संश्लेषण हुआ तो नीचे जाएंगे। इनमें भी एक ध्रुवीय मतलब एक दिशा में ही ये लोग भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। तो जितने भोज्य पदार्थ हैं सबकी दिशा पहचान लो भाई कि किस दिशा में ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्योंकि दिशा के बिना कार्यक्रम समझ में नहीं आएगा। दिशा बहुत जरूरी है। जड़ नीचे रहता है तो इसलिए यहां से पानी ऊपर जाना एक दिशा एकदम फिक्स है। भोजन ऊपर भी रहता है, भोजन नीचे भी रहता है। भोजन ऊपर कैसे रहता है, क्योंकि भोजन ऊपर बना। नीचे कैसे आया, क्योंकि नीचे संरक्षित रहता है। आपने सुना होगा कुछ जड़ हैं, जैसे स्वीट पोटैटो मैंने बताया था, सलजम वगैरह हो गया, शकरकंद हो गया। ठीक है, ये सारा भोजन जो है अपनी जड़ों में संरक्षित रखते हैं, हाँ या ना, संरक्षित रखते हैं ना। तो वो संरक्षण क्यों, किस लिए है, आपके लिए, आपके खाने के लिए कि आप सलजम खा लो, नहीं, पौधे अपने लिए रखते हैं, ताकि जब हमें विपरीत परिस्थितियों हमें आवश्यकता हो तो हम उस सलजम के अंदर या उसके स्वीट पोटैटो के शकरकंद के अंदर जो हमने भोजन रखा है वो हमारे काम आ सके, वो हमारे काम आ सके। ये कार्यक्रम है इनका। तो ये याद रखना, मूली पादप में जो भी ट्रांसपोर्ट होगा वाटर का वो यूनिडायरेक्शनल होगा, पत्तियों की तरफ में जाएगा। वो भोज्य पदार्थ जो है वो बहुदिशात्मक ट्रांसपोर्ट होते हैं। लाइन है, नीट में बहुत पूछा जाता है भाई, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, बहुत ज्यादा कई बार पूछा गया है कि भोज्य पदार्थों का ट्रांसपोर्ट किस दिशा में होता है, किस क्या है, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल, कैसा। और तीसरा पॉइंट आता है हार्मोन जो होता है पादप वृद्धि नियामक, और ये सब का ट्रांसपोर्ट एक दिशात्मक तौर पर होता रहता है। चलिए भाई आगे, बहुत बढ़िया हो गई बात। अब अगली प्रक्रिया जो हमें पढ़नी है कि अब ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसके लिए वो किस प्रक्रियाओं को फॉलो कर रहा है। तो हमने यहां पर देखा कि अगर मैं प्रक्रिया की बात कर रहा हूं तो प्रक्रिया हमारे पास में दो प्रकार है। अगर मैं प्रक्रिया की बात करूं तो प्रक्रिया मेरे पास में दो प्रकार है। एक तो ऐसी प्रक्रिया है भाई जहां पर बिना ऊर्जा के कार्यक्रम हो जाता है। तो पहली प्रक्रिया होती है बेटा जिसे अपन कहते हैं निष्क्रिय प्रक्रिया, हम उसे कहेंगे निष्क्रिय प्रक्रिया। मतलब अगर आप इसे इंग्लिश में कहें तो आप इसे कह सकते हैं पैसिव प्रोसेस। और जो दूसरा पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं भाई सक्रिय प्रक्रिया। अब ये जो सक्रिय प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है, सक्रिय प्रक्रिया का मतलब होता है एक्टिव। दोनों के बीच में एक सिंपल डिफरेंस समझ लीजिए कि दोनों के बीच में मुख्य अंतर है क्या। जो हमारी निष्क्रिय प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया की एकदम सीधी सी बात है कि निष्क्रिय प्रक्रिया हमारे पास में है, यहां पर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। निष्क्रिय बिना ऊर्जा के अपने आप चलते रह जाता है, धीरे धीरे चलता रहता है। सक्रिय प्रक्रिया मतलब याद रखना यहां पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि फास्ट प्रोसेस है। ठीक है, यहां पर ऊर्जा की आवश्यकता है, यहां पर ऊर्जा की आवश्यकता है। ठीक है, आवश्यकता है, और यहां ऊर्जा आवश्यक नहीं है, याद रखना, नहीं है आवश्यक, ऊर्जा आवश्यक नहीं है। आप ऐसा लिख लेना, ऊर्जा आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये दो लाइन हो गई। ये ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, उसे ऊर्जा की आवश्यकता है। अब जो ये निष्क्रिय प्रक्रिया है इसके भी दो प्रकार होते हैं। निष्क्रिय प्रक्रिया के भी दो प्रकार होते हैं, और ये दो प्रकार हैं ये दोनों, मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन। मतलब इसे अपन कहेंगे सामान्य विसरण, आप इसे कहेंगे सामान्य विसरण, ये पॉइंट हो गया ये तो विसरण। और दूसरा पॉइंट आता है
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब होता है, इसे आप कहेंगे सुसाध्य विसरण। तो हमारे पास में विसरण के दो प्रकार हैं। पहला प्रकार हमारे पास में जो है वो प्रकार हमारा कहलाएगा सामान्य विसरण हमारा कहलाएगा। दूसरा प्रकार कहलाएगा सुसाध्य विसरण। और तीसरा जो सक्रिय प्रक्रिया है, एक्टिव प्रोसेस, उसे हम कहते हैं सक्रिय प्रक्रिया। इसमें हमें ऊर्जा लगेगी, सक्रिय प्रक्रिया। तीनों को बहुत हद तक एकदम क्लियर कट समझ लो। सबसे पहले तो समझो सक्रिय प्रक्रिया को। सक्रिय प्रक्रिया का एकदम सीधा सा मतलब है, मैं यहां पर लिख देता हूं एटीपी रिक्वायर्ड का मतलब होता है आवश्यक। REQ मतलब रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है। ये आवश्यकता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। कोशिका के अंदर से बाहर अगर कोई चीज जाना चाहती है तो ऊर्जा की आवश्यकता अगर है, सिंपल वे में बस इतना समझो ना, ऊर्जा की आवश्यकता है तो सक्रिय प्रक्रिया है। और अगर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है तो निष्क्रिय प्रक्रिया है। दोनों तीनों को अब डायग्राम को फटाफट समझ लेते हैं ताकि हमारे आगे का थ्योरी का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा आसान हो जाए। कैसे आसान होगा? सामान्य विसरण में या सुसाध्य विसरण में ऊर्जा की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्यों ऊर्जा नहीं लगता इसको, और उसे ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है? डायग्राम देख कर समझने की कोशिश करो दोनों को। देखो भाई, सबसे पहली बात यह है कि विसरण जो होता है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है। मैं एक लाइन यहीं पर लिख देता हूं, मैं यहां पर अधिक, बाकी आगे थ्योरी मिलेगी आप लोगों को, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन दोनों विषयों पे याद रखना, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होगा, कम सांद्रता। तो सीधी सी बात है, आप सोचो आप ऊंचाई में खड़े हुए हो तो वहां से कोई चीज ऐसे धक्का मारोगे तो ऊर्जा लगती है क्या? नहीं लगती। घर की छत के ऊपर से कोई चीज फेंकते हो तो ऊर्जा लगती है क्या? नहीं लगती। लेकिन जब नीचे से ऊपर भेजोगे तो ऊर्जा लगेगी। तो इन दोनों डायग्राम में देखो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से बाहर कोई चीज जाना चाहती है या बाहर से अंदर कोई चीज जाना चाहती है। यहां पर देखो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहां पर सांद्रता जो है वो ज्यादा है और इधर सांद्रता कम है। तो जब इस सांद्रण से इस सांद्रण की तरफ में जाएगा मतलब ऊर्जा तो लगेगा ही नहीं, सामान्य विसरण। दूसरा, सुसाध्य विसरण भी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ही जा रहा है। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ही जा रहा है, इसलिए यहां पर भी कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। बट इन केस ऑफ एक्टिव प्रोसेस देखो, यहां पर सांद्रता कम है, यहां पर सांद्रता ज्यादा है, कम से ज्यादा की तरफ में जा रहा है। कम सांद्रता यहां पर दिखाई दे रही है ना, कम कंसंट्रेशन है, और इधर जो दिखाई देगा वो दिखाई देगा अधिक सांद्रता दिखाई देगी। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो यही याद रखना कि इधर से उधर ट्रांसफर होता है। जब ये इधर से उधर ट्रांसफर हुआ तो वो सक्रिय प्रक्रिया है, अधिक से कम की ओर गया तो विसरण है। अच्छा, अब दोनों में एक ही बात तो है, ठीक है, ये भी बात सही है कि अधिक से कम ये भी जा रहा है, अधिक से कम ये भी जा रहा है। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि ये अधिक से कम जाने के लिए किसी वाहक की आवश्यकता नहीं है, कोई चैनल, कोई गाड़ी घोड़ा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो सुसाध्य विसरण होता है वो अधिक से कम जाने के लिए यहां पर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन का चैनल होता है। प्रोटीन का चैनल या प्रोटीन का गेट कह सकते हो। चैनल मतलब वही होता है ना, चैनल मतलब ओपनिंग। तो प्रोटीन का चैनल पाया जाता है। तीनों में मैंने तीन बात बता दी। सबसे पहली बात, डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज अ टाइप ऑफ पैसिव प्रोसेस। पैसिव क्यों है, निष्क्रिय क्यों है? क्योंकि अधिक से कम की तरफ जाता है। ये दोनों कॉमन बात हो गई इस दोनों में, ठीक है। फिर सक्रिय क्यों है? वो कम से अधिक सांद्रता की तरफ में लेकर जाता है। फिर आपसे पूछा जाएगा भाई कि विसरण और सुसाध्य विसरण में क्या डिफरेंस है? तो सामान्य विसरण जो है बच्चे याद रखना कि वो उसमें अपने आप ट्रांसपोर्ट हो जाता है बिना चैनल की आवश्यकता के, और यहां पर प्रोटीन के चैनल की आवश्यकता होती है जो प्रोटीन उसे अंदर बाहर ले जा सके। मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाया था तो मैंने बताया था उसके पास प्रोटीन्स होते हैं जो मटेरियल को अंदर बाहर ले जाने में मदद करते हैं। तो अगर प्रोटीन अंदर बाहर ले जाने में मदद करते हैं तो वो प्रकार का विसरण सुसाध्य विसरण ही है, ठीक है। और अगर बिना प्लाज्मा में बिना प्रोटीन के हो गया तो अपन उसे विसरण कहेंगे, सामान्य विसरण कहेंगे। यही हमारा आज का प्रोसीजर है। और अगर नहीं है तो वो तो फिर प्रोसीजर है ही हमारे पास में। चलिए, उम्मीद है समझ में आएगा। एक एक करके सभी के बारे में बात करते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा डिफ्यूजन के बारे में। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विसरण के बारे में। बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, बहुत सिंपल से विषय हैं। उन विषयों को फटाफट ध्यान लगा दें तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। हम एनसीईआरटी की लाइनों को एक एक करके हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सो वेरी फर्स्ट थिंग, विसरण द्वारा विसरण की जो गति है बेटा वो निष्क्रिय होनी चाहिए। अब ये निष्क्रिय होने का क्या मतलब है? मतलब कोशिका के एक भाग से दूसरे भाग तक जाने के लिए, अन्य कोशिकाओं तक जाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, हमें ऊर्जा का व्यय नहीं होना चाहिए। ये पहली बात हो गई। अच्छा, ऊर्जा का व्यय नहीं होगा
तो क्या हो रहा है भाई यहां पर, यह कोशिका के एक भाग से दूसरे भाग तक या कोशिका से अन्य कोशिका तक जो कम दूरी की पत्तियों के अंतराकोशिकीय स्थान से बाह्य पर्यावरण तक कुछ भी हो सकता है। यहां पर ट्रांसपोर्ट जो है वो कहां से कहां तक होगा, इनके बीच का ट्रांसपोर्ट एक कोशिका से दूसरी कोशिका या एक कोशिका से पत्तियों तक बहुत छोटा सा ट्रांसपोर्ट होगा, बहुत लंबा ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, बहुत धीमी गति का ट्रांसपोर्ट है ये। विसरण में अणु जो है वो अनियमित रूप से गति करते हैं, अणु जो है अनियमित रूप से गति करते हैं, परिणाम स्वरूप पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्रों में जाता है। अनियमित गति है इसलिए हमेशा याद रखना उच्च से कम की तरफ में ही जाएगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगा। ये लिखा हुआ है हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन, आपको दिख रहा है, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, डायग्राम जरूर बनाना। अगली प्रक्रिया, विसरण एक बहुत धीमी प्रक्रिया है, ऊर्जा नहीं लगाओगे तो धीमी तरीके से ही होगी भाई, धीमी प्रक्रिया ही होती है। वह जीवन तंत्र पर निर्भर नहीं करती, वो हमारे जीवन तंत्र पर, हमारी ऊर्जा पर कोई आवश्यकता नहीं, वो अपने आप चलती रहती है। ठीक है, विसरण अब किससे किसका विसरण होगा, याद रखना विसरण जो है गैस द्रव में स्पष्ट दिखाई देगा, गैस में दिखाई देगा, द्रव में दिखाई देगा। कैसे, मान लो एक तरफ ज्यादा, इधर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे परफ्यूम को ऐसा पफ किया, ऐसा करके ना परफ्यूम मारा, तो यहाँ पर परफ्यूम ज्यादा है और आपके पास में कम है, तो गैस से गैस में परफ्यूम विसरण जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आपने देखा होगा, ये ट्रांसफर हो गया। फिर दूसरा एक एग्जांपल लो कि एक में आपने ले लिया ज्यादा पानी को, एक तब ले लिया कम पानी को, तो अधिक पानी से कम पानी की तरफ में पानी जाने लग जाता है। या फिर अगर आप देखें कि एक पानी में ज्यादा आपने गाढ़ा कोई द्रव भर दिया है, मान लो शक्कर भर दिया है या कपड़ा धोते समय जो नील लगाते हैं वो भर दिया है, वो उधर से अगर कम पानी की तरफ जिसमें कम नील डाला है तो वो अधिक से कम की तरफ ट्रांसफर होने लग जाएगा। तो जब भी कोई मटेरियल अपने अधिक से कम, गैस में भी ट्रांसपोर्ट होता है, द्रव में भी होता है, लेकिन ठोस में ठोस का ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत कम हो सकता है, कुछ अंग तक ही सीमित है, बहुत हद तक ज्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। तो एकदम सीधी सी लाइन है भाई कि गैस में ट्रांसपोर्ट, गैस का गैस में ट्रांसपोर्ट हो सकता है, लिक्विड का लिक्विड में ट्रांसपोर्ट हो सकता है, बट ठोस का ठोस में ट्रांसपोर्टेशन या विसरण नहीं हो सकता। उस विसरण के लिए हमें अलग से चीजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। अगले विषय पे आते हैं, पादप शरीर में जो गैसीय गति का यह अकेला माध्यम है। याद रखना पादप शरीर में अगर कोई गैसीय ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ये अकेला माध्यम है, ओनली वन ट्रांसपोर्ट आप इसे कहेंगे, अकेला ट्रांसपोर्ट कोई कर रहा है तो वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है कौन बेटा, याद रखना सिर्फ गैसीय ट्रांसपोर्ट करने वाला विसरण ही है। पौधों में विसरण, गैस सिर्फ एक प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं, उसका नाम है विसरण, और दूसरा कोई ट्रांसपोर्ट उनके पास में है ही नहीं, विसरण से ही वो ट्रांसपोर्ट करेंगे और उनके पास में कोई मेथड है ही नहीं। तो इस तरह से हमने डिफ्यूजन को पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा बेटा यहाँ पर, ये छोटी छोटी लाइनें बहुत जरूरी होती हैं, ये तो पढ़ लिया भाई, एटीपी की आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, धीमी प्रक्रिया ये भी पढ़ लिया, कहां से कहां हो, एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच में, ये भी पढ़ लिया हमने। फिर अगला पॉइंट आता है भाई कि ये अनियमित रूप से गतित करेंगे, अधिक सांद्रता से कम सांद्रण की ओर जाएंगे, और सबसे लास्ट में याद रखना कि ये ठोस से ठोस के बीच में बहुत कम होता है, गैस से गैस के बीच में अच्छा होता है, और लिक्विड से लिक्विड के बीच में भी अच्छा हो सकता है। लेकिन हमेशा याद रखना कि ये एक लाइन पॉइंट है कि गैसों का अगर ट्रांसपोर्ट पादप में देखा जाए तो उसका केवल एक माध्यम है, उसका नाम है विसरण, मतलब गैस तो हमेशा विसरण ही करेंगे। ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक मतलब विसरण जो है वो किस तरह से काम करेगा। जब अपन विसरण की बात करते हैं तो विसरण क्या होता है, विसरण की दर, सांद्रता की प्रवणता, कौन कौन प्रभावित करने वाले कारक हैं, आपसे पूछा जाएगा उन्हें। प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो इसकी प्रकृति को प्रभावित करेंगे। अब सीधी सी बात है भाई, कोई चीज यहां से यहां ट्रांसपोर्ट हो रही है, अपने मर्जी की तो है नहीं। सबसे पहले तो सांद्रता निर्भर कर रही है, फिर दूसरी बात निर्भर कर रही है झिल्ली भी निर्भर करेगी भाई ट्रांसपोर्ट होने देगी कि नहीं होगी, फिर वो मटेरियल निर्भर करेगा कि कौन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो सीधी सी बात यही है। तो सबसे पहले डिपेंड करता है विसरण की दर, सांद्रता की प्रवणता, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डिपेंड करेगा। मैं ज्यादा थ्योरी नहीं लिखाऊंगा, बस मैं यहां पे बता रहा हूं विसरण की दर सबसे ज्यादा निर्भर करती है सांद्रण प्रवणता पर, अभिक्रिया के सांद्रण पर निर्भर करेगी कि सांद्रण अधिक से कम की ओर ही जाएगा। अगर ये अधिक सांद्रण की तरफ में नहीं रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, विसरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सांद्रण पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट यहां पे उनकी झिल्ली पर निर्भर करता है, उनकी मेम्ब्रेन पर निर्भर करता है कि वो मेम्ब्रेन किस प्रकार की है। ये जो मेम्ब्रेन है, अगर मान लो पारगम्यता नहीं हुई उस मटेरियल की, तो
जैसे जनरली क्या होता है कि इसके पास बहुत सारा लिपिड है, ये लिपिड जो होता है वो वसा में घुलनशील पदार्थों को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, परंतु जल में घुलनशील पदार्थों को ट्रांसपोर्ट नहीं करता। तो कैसे करेंगे? तो ये भी निर्भर करता है अभिक्रिया की दर पे। और तीसरा पॉइंट आता है ताप एवं दाब से भी प्रभावित होता है। अगर हम ताप दाब बढ़ाते हैं तो कुछ हद तक इसमें हलचल होती है और इसकी गतिशीलता बढ़ जाती है, इसकी गतिशीलता बढ़ जाती है। बट अगर ताप दाब कम रहेगा तो इस तरह से भी प्रभावित होती है। तो लाइन बस याद रखना कि ताप दाब के बढ़ाने से झिल्ली की पारगम्यता पर निर्भर करते हैं, पारगम्यता पर भी निर्भर होता है और प्रवणता पर भी निर्भर होता है। 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, इसके पीछे का बैकग्राउंड मैंने आपको समझा दिया है, अपने दिमाग में बैठा लेना कि भाई सीधी सी बात है, अगर सांद्रता की प्रवणता पर बात चल रही है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की बात चल रही है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या प्रवणता क्या चीज होती है? प्रवणता का मतलब यह है कि एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम है। तो सीधी सी बात है, अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो यहां से यहां जाएगा और नहीं रहेगा तो नहीं जाएगा। तो अभिक्रिया की दर इसी बात पर निर्भर करती है कि सांद्रण कितना ज्यादा है, फिर झिल्ली पारगम्यता उस सब्जेक्ट के लिए है कि नहीं है। अगर आप मान लो यहां पर प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करवाना चाह रहे हो तो नहीं होगा ट्रांसपोर्ट। कोई ऐसा पदार्थ जो जल में घुलनशील है वो यहां पे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो ऐसे समय के लिए यह भी निर्भर करता है कि झिल्ली की पारगम्यता कैसी होगी, झिल्ली की पारगम्यता किसके लिए ज्यादा अच्छी है, कौन सा पदार्थ है। एंड लास्ट वन इज द टेम्परेचर एंड प्रेशर, ताप एंड दाब भी निर्भर करता है कि वो मटेरियल अंदर ट्रांसपोर्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये बात समझ में आ गई। दूसरे विषय पे आते हैं, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, इसे अपन कहते हैं सुशाद्य विसरण। किस बात को प्रदर्शित करने वाला है सुशाद्य विसरण? आइए देखते हैं। जब अपन सुशाद्य विसरण की बात करते हैं तो हमने यहां पर एक चीज को समझ लिया भाई कि कभी कुछ पदार्थ जो होते हैं वो झिल्ली से पारगम्य नहीं होते हैं, लिपिड में घुलनशील नहीं होते हैं। कौन पदार्थ है? देखो समझो यहां पर, कभी कुछ पदार्थ विसरण की झिल्ली के प्रमुख सहभागी लिपिड में घुलनशीलता पर निर्भर करता है। लिपिड से घुलनशील हो गए, याद रखना यहां पर पारगम्यता मतलब यह होता है कि लिपिड में घुलनशील है, लिपिड में घुलनशील है, घुलनशील है, शील रहेगा तो पारगम्यता रहेगी। पारगम्यता एरो बना दिया है, ज्यादा रहेगी। क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। ठीक है, यह बात समझ में आ गई। और अपन लिपिड में घुलनशील नहीं है तो पारगम्यता नहीं रहेगी। वैसे ये भी है सांद्रण की प्रवणता, सांद्रता अधिक रहेगी, सांद्रता अधिक अगर है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो याद रखना दर भी अधिक रहेगी, दर भी अधिक रहेगी। तो सांद्रता अधिक तो दर भी अधिक। ताप दाब टेम्परेचर और प्रेशर याद रखना, ये दोनों बढ़ेंगे तो रेट ऑफ भी बढ़ेगा, यहाँ पर दर भी बढ़ेगी। तो इस तरह से आपने इन तीनों को पॉइंट को समझ लिया कि अगर मान लो सांद्रता बढ़ती है तो भी अभिक्रिया की दर बढ़ती है। अगर मान लो यहाँ पर घुलनशीलता पे याद रखना कि मेम्ब्रेन तो लिपिड से बनी हुई है ना भाई, तो लिपिड में घुलनशील है तो ट्रांसफर होगा, और अगर जल में घुलनशील है तो ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये सुशाद्य विसरण की एक खास बात है और ताप और दाब से प्रभावित होता है। अब हमें आता है सुशाद्य विसरण। अब जो पदार्थ लिपिड में घुलनशील है वो तो चले गए, बट कुछ पदार्थ ऐसे भी तो होंगे जो लिपिड में घुलनशील नहीं होंगे, उनको हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीजें जो ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती है उसे हमें जानबूझ के ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगा। कैसे करवाएंगे? देखो, कभी कभी जो होता है, कभी भी पदार्थ का विसरण झिल्ली के प्रमुख सहभागी लिपिड में घुलनशीलता पर निर्भर करेगा, लिपिड की घुलनशीलता पर निर्भर करने वाला पदार्थ है ये। अब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि लिपिड में घुलनशील पदार्थ जो है झिल्ली के माध्यम से तेजी से विसरित होते जाते हैं, ये विसरण कर लिया, ठीक बात है, विसरण कर लिया। जिस पदार्थ का अंश या मोइटी जल रागी होता है, जिस पदार्थ का केमिकल्स जो है मोइटी जिसे अपन कहते हैं, अंश या उसका कोई भाग जल रागी मतलब होता है हाइड्रोफिलिक। अब ये आप जानते हैं कि अगर कोई हाइड्रोफिलिक है बच्चे, क्या है? हाइड्रोफिलिक है, जल रागी है, तो क्या होगा? अगर कोई जल रागी है तो वो लिपिड में घुलनशील नहीं होगा, या तो जल में घुलनशील होगा या तो लिपिड में घुलनशील, दोनों विपरीत प्रकृति के हैं। तो जो जल में घुलनशील है वो लिपिड में घुलनशील नहीं होगा, और जो लिपिड में होगा वो जल में नहीं होगा, तो वह झिल्लिका के आर पार कठिनाई से गुजरेगा भाई। अगर कोई हाइड्रोफिलिक है, जल से रागी है, तो सीधी सी बात है कि यहां पर याद रखना कि लिपिड में अघुलनशील रहेगा, लिपिड में
अघुलनशील रहेगा लिपिड में, और जब लिपिड में अघुलनशील रहेगा तो उसको अब कहां अंदर लेके जाएंगे, तो उसके लिए अब एक षड्यंत्र करना पड़ेगा, उसे कोई माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। और ऐसे अणु को आर पार कराने के लिए झिल्लिका पे कुछ प्रोटीन होने चाहिए, जो मैंने आपको पहले पढ़ाए थे, इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। वो प्रोटीन की उपलब्धता होनी चाहिए, और ये प्रोटीन पदार्थ को अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर लेकर जाते हैं। तो ये सांद्रण प्रवणता पर स्थायित्व नहीं कर पाते, जबकि अणुओं के विषरण के लिए सांद्रण प्रवणता निश्चित तौर पर पहले से ही उपस्थित होनी चाहिए, मटेरियल को हम उन्हें प्रोटीन की मदद मिल रही हो। ठीक है, तो हम प्रोटीन की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। सांद्रण प्रवणता पर भी निर्भर करती है, और साथ ही साथ में प्रोटीन की उपस्थिति भी निर्भर करती है। यह प्रक्रिया ही सुषाद्य विषरण कहलाती है। सुषाद्य का मतलब हमने यहां पर मेहनत की, सुषाद्य का मतलब हमने यहां पर मेहनत की है। भाई बोला तुम प्रोटीन से लेकर जाओ, तुम सीधे सीधे नहीं जा रहे तो तुमको प्रोटीन लगा के दे रहे हैं, बस यही तो सुषाद्य वाली बात होगी। एटीपी यहां पर भी नहीं लग रहा है, क्योंकि कहां से आ रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे आ रहा है, तो अधिक से कम की तरफ में जा रहा है भाई, तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें ऊर्जा नहीं लगेगा, ये सुषाद्य विषरण हो गया। तीसरे विषय पे आते हैं। अब तीसरा विषय जो होता है वो हमारा होगा फैसलेट डिफ्यूजन के बारे में, और थोड़ा सा बात समझ लेते हैं भाई, और क्या क्या कहानी है इसके विषय पे। तो जब अपन सुषाद्य विषरण को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं तो पता चला कि सुषाद्य विषरण में पदार्थों के झिल्ली के आर पार जाने वाले जो प्रोटीन हैं मदद करती हैं, इसमें ऊर्जा का भी व्यय नहीं होता। ये भी एक छोटी सी लाइन हो गई, ऊर्जा का भी कोई व्यय नहीं होता है, नो नीड टू एनर्जी, कोई भी एनर्जी एटीपी की आवश्यकता है ही नहीं। तीसरी बात हुई, सुषाद्य विषरण जो है वो निम्न से उच्च सांद्रण का पूर्ण परिवहन नहीं कर सकता। वही मैंने बताया था कि ये भी निम्न से ऊपर की तरफ में नहीं जा सकता, वो ऊपर से नीचे की तरफ में ही जाएगी। इसका कारण है ऊर्जा का निवेश की आवश्यकता होती है। आपसे कई बार सवाल होगा कि क्या प्रोटीन जो है वो अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर लेकर जा रहा है बिना ऊर्जा के, क्या कम से अधिक की ओर भी ले जा सकता है? तो आप कहेंगे नहीं भाई, क्योंकि उसे ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तब वो सुषाद्य विषरण नहीं कहलाएगा। कम से अधिक की ओर अगर आप कोई चीज लेकर जा रहे हैं, नीचे से बॉल ऊपर फेंक रहे हो तो ऊर्जा लगेगी, ठीक है, नीचे से बाल्टी का पानी ऊपर लेकर जा रहे हो तो ऊर्जा लगेगी, और ऊपर से बाल्टी का पानी फेंक दे रहे हो कोई ऊर्जा नहीं लगेगी। तो नीचे से कम की ओर, कम से ज्यादा की ओर ले जाना है तो ऊर्जा लगेगी, याद रखना। परिवहन की गति, अब इसमें सुषाद्य विषरण कब अधिकतम होगा? परिवहन की गति तब अधिकतम होगी जब प्रोटीन के सभी संवाहकों का प्रयोग पूर्ण रूप से हो रहा हो। मेरे पास मान लो 5 गेट हैं, पांचों के पांचों गेट से मटेरियल बाहर निकल रहा है तो अभिक्रिया की दर ज्यादा है। 4 गेट से ही बस निकल रहा है, अभिक्रिया की दर कम है। 3 गेट से ही बस निकल रहा है, अभिक्रिया की दर और कम है। 1 गेट से ही निकल रहा है, अभिक्रिया की दर और कम है। तो जब मेरे पास 5 गेट है तो हर गेट से मटेरियल बाहर निकलना चाहिए, उसे को हम कहेंगे कि अभिक्रिया की दर ज्यादा है। सुषाद्य विषरण अति विशिष्ट हुआ। क्यों विशिष्ट हुआ भाई? ये सिर्फ उन्हीं पदार्थों को ट्रांसपोर्ट करता है जो प्रोटीन का जो प्रोटीन से जा सकते हैं। यह कोशिकाओं के पदार्थों को लिए चयन का भी छूट प्रदान करता है, चयन करवाता है कि कौन डीएनए है, कौन आरएनए है, कौन जल में घुलनशील है, कौन जल में घुलनशील नहीं है। ये सारी बातें हमें यहां पर पता चल जाती है। सबसे अंत में यह निरोधकों के प्रति संवेदनशील होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि यदि यहां पर प्रोटीन को कोई रोक दे, प्रोटीन में कोई चीज आकर जुड़ जाए, बोले कि अब इसको ट्रांसपोर्ट मत होने दो, तो ये संवेदनशील होता है, सेंसिटिव होता है, जो प्रोटीन की पार्श्व श्रृंखला से प्रतिक्रिया करती है। कोई भी निरोधक आकर हो सकता है इसकी अभिक्रिया को रोक दे, इसकी अभिक्रिया को, प्रोसेस को रोक सकता है, क्योंकि यह प्रोटीन के द्वारा होता है, पूरे लिपिड्स के द्वारा नहीं। सिर्फ प्रोटीन से होने वाली अभिक्रियाएं कुछ ना कुछ परेशानियों का कारण बन सकता है। मुझे उम्मीद है आपको यह बात बहुत समझ में आ रही होगी कि व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्या है सुषाद्य विषरण, और सुषाद्य विषरण से हमें क्या क्या चीज जानकारी मिलती है। उम्मीद है बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी कहां से कितना पॉइंट हम लोगों को यहां पर समझना है। चीजें एकदम आसान है, ठीक है। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। फैसलेट डिफ्यूजन में जो है हम लोग कुछ इस तरह से काम करते हैं। परिवहन की गति, दर, सब अधिकतम जो होता है, इस तरह से हम लोग यहां पर टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तीसरी प्रक्रिया, अब यहां पर जो इनके पास जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो मटेरियल मान लीजिए ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसके आधार पर देख लेते हैं वो क्या है, क्यों है, कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा वो, ठीक है। वो ट्रांसपोर्ट जो है सेल मेम्ब्रेन वाले पॉइंट पे अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन वाले पॉइंट पे अगर हम देखते हैं तो क्या हो सकता है। यहां पर पूरा ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किस बात को लेकर होता है, ठीक है। चीजों को ध्यान पे रखना है, उन्हीं को मिलाकर हमें यहां पर कंप्लीट करना है, ठीक है। सो वाटर, सेल मेम्ब्रेन, एक्वापोरिन, मटेरियल ट्रांसपोर्ट तो हो रहा है, पर वो किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कौन सी चीजें यहां पर ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, इन बातों को भी हमें ध्यान पर रखना है, ठीक है। चीजों को आपको ध्यान पर रखना।
ठीक है। तो ये प्रोसीजर को हमें देखना है कि अगर वो ट्रांसपोर्ट कर भी रहा है तो कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसे, कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ये क्या चैनल के भी कोई प्रकार हैं, कुछ और चीजों को भी ट्रांसपोर्ट करने लायक क्यों ये लोग हैं क्या, कौन कौन सी चीजों से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो अब इसमें दो विषय को विशेष विषय पे बात करते हैं। ये जो रास्ता है प्रोटीन का, जो ट्रांसपोर्टेशन का तरीका है वो हमेशा खुला हुआ रहता है, कोई रोधक ना आ जाए तब तक वो खुला हुआ रहेगा, ठीक है। चलिए भाई, कुछ इनमें से बड़े हो सकते हैं, जो कुछ नियंत्रित हो सकते हैं। नियंत्रित मैंने कहा ना, कोई चीज अगर रोधक आ जाए तो उसे रोक भी सकता है, कंट्रोल भी कर सकता है। कुछ एटीपी की मतलब कुछ नॉर्मल आवश्यकताएं हो सकती हैं जिस आधार पर ये खुलता बंद होता रहता है। कुछ बड़े होते हैं और बड़े पदार्थों को अंदर आना जाना देने देते हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पोरिन जो बड़े बड़े पदार्थों को अंदर बाहर जाने देता है उसका नाम हम लोग दे देते हैं पोरिन। ये शब्द याद रखिएगा, पोरिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पोरिन एक बड़े प्रकार का प्रोटीन है जो मटेरियल को अंदर से बाहर, बाहर से अंदर चीजों को ले जाने की कोशिश करता है, जो प्लास्टिड में प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, बैक्टीरिया की बाह्य झिल्ली में प्रेजेंट है और बड़े झिल्ली का निर्माण करता है ताकि झिल्ली से होकर प्रोटीन के बड़े साइज के अणु भी उनसे गुजर सके। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखना कि पोरिन क्या है और कहां पर पाई जाती है। पोरिन बड़े छिद्र वाला छिद्र है, बड़ा छिद्र होता है, इसमें प्रोटीन से बना हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्जी बॉडी में और इसके अलावा प्लास्टिड में तथा बैक्टीरिया की बाहरी झिल्ली में पाया जाएगा। और ये इसलिए पाया जाएगा ताकि बड़े बड़े पदार्थ अंदर से बाहर जा सकें। दूसरा शब्द आता है बाह्य कोशिकीय अणु परिवहन, प्रोटीन पर बंधित रहते हैं। कोई भी बाहर से पदार्थ अंदर बाहर जा रहा है तो प्रोटीन से बंध बना लेता है और उसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो जाता है। परिवहन जो प्रोटीन के बाद में कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, आपको पता है प्रोटीन कैसे बंद करता है। मान लो अगर बाह्य कोश की है, ठीक है, तो यहां पर कोई चीज बंध बना ली, अब ये प्रोटीन ऐसा रहेगा और ऐसा घुमा देता है इसको, ऐसा, तो यहां का पदार्थ कहां चला गया, यहां चला गया। बस ऐसा ही कोई पूरी प्रक्रिया है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, मान लो ये प्रोटीन है, ठीक है, ये हमारा प्रोटीन है और इस प्रोटीन पे मान लो ये अंदर है, ये मतलब मेम्ब्रेन के अंदर है और ये मेम्ब्रेन के बाहर है, ठीक है। अब मैंने यहां पर कोई मटेरियल है, मैंने उसे यहां पर बंद कर दिया, कोई भी मटेरियल जिसको मैं ट्रांसपोर्ट करवाना चाहता हूं मैंने यहां पर बंद कर दिया। अब इसने क्या किया, ये ऐसा फ्लिप कर जाता है, ऐसा, ये प्रोटीन ऐसा घूर्णित हो जाता है, घूम जाएगा पूरा, या अगर मैं ऐसे कहूं तो ये ऐसा घूम गया, ऐसा, तो ये हमेशा ऐसा घूम घूम के ट्रांसपोर्ट करता है। फिर ये अंदर का मटेरियल बाहर लेकर जाना है तो ऐसा घूम जाएगा, फिर यहां का मटेरियल यहां ले जाना है, इधर घूम जाएगा, तो घूम के ही वो सारा काम करेगा। और जब वो घूमना शुरू कर देगा तो यही ट्रांसपोर्टेशन का तरीका होने वाला है। तो हमने क्या कहा, बाह्य कोश की अणु परिवहन प्रोटीन पर बंधित रहेंगे, बंधित रहने के बाद ये प्रोटीन घूर्णित होगा, घूम जाएगा और मटेरियल को बाहर से कहां लेकर जाएगा, अंदर कोशिका के भीतरी अणु को मुक्त कर देगा। लाइन समझ में आ गई। उदाहरण के लिए वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए याद रखना, इनके पास एक नया प्रकार का पोर है, नाम है एक्वापोरिन। जल मार्ग जो 8 तरह के विभिन्न प्रकार के छिद्र इनके पास होते हैं और एक्वापोरिन से बना होता है। तो मैंने 2 टाइप के पोर आपको समझाया बेटा, एक का नाम पोरिन, दूसरा का नाम एक्वापोरिन। पोरिन बड़े छिद्र हैं जो आपको प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होंगे, और जो नॉर्मल पोरिन है भाई, वो जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं वो एक्वापोरिन है, वो उससे ही ट्रांसपोर्ट होकर प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएगा। हमने इस तरह से लगभग सुषाद्य विसरण के लगभग प्रोसेस को समझ लिया है, ठीक है। प्रोसीजर हमारे समझ में होना चाहिए। चीजों को मैंने एक बार फिर समझा देता हूं मैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं भाई। फेसलेट डिफ्यूजन जो है बहुत आसान है, ये यहां पर ऐसे पदार्थों को ट्रांसपोर्ट करेगा जो जल में घुलनशील है, लिपिड में घुलनशील नहीं है। 2 ही प्रकार के पदार्थ, अगर लिपिड में घुलनशील नहीं है इसका सीधा सा मतलब है वो जल में घुलनशील है, और जल में घुलनशील नहीं है इसका मतलब सीधी सी बात है वो लिपिड में घुलनशील है। ये बात है इसके पीछे। तो उन्हीं पदार्थों को ट्रांसपोर्ट करता है। अब ये देखो, ये प्रोटीन है, यहां से बंध बनाया, उसके बाद घूमा और उधर लेकर चला गया। यही प्रोटीन ऐसा फ्लिप कर देगा, छोड़ के चल देगा। देखो अभी यहां पर था, घूम गया, इधर आया, छोड़ देगा। ऐसे फ्लिप करके ट्रांसपोर्ट करता है। यही फेसलेट डिफ्यूजन, इसके लिए ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। प्रोटीन चैनल है, लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन, रोधर के लिए संवेदनशील होते हैं। ये यहां पे पोरिन और एक्वापोरिन की आवश्यकता होती है। अब इसको और डिटेल में समझने के लिए हमारे सामने डायग्राम देखो। जो हमारे पास में मटेरियल है, प्रोटीन है, वो किस तरह से चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है। मान लो ये अंदर वाला भाग है, ये बाहर वाला भाग है। अगर कोई चीज पदार्थ को यहां से बंध बनाया और यहां पर छोड़ दिया कैरियर प्रोटीन ने, उसे अपन कहेंगे यूनिपोर्ट। हम उसे क्या कहेंगे, यूनिपोर्ट। मैं इसका हिंदी नाम बताता हूं आपको, यूनिपोर्ट। दूसरा नाम, अगर मान लो एक पदार्थ को यहां से यहां छोड़ा और बी से यहां को छोड़ दिया, डायग्राम दिख रहा है ना, यहां से ए को लेकर गया बी की तरफ में और बी को लेकर आया इस तरफ में, ठीक है। इसे अपन कहते हैं एंटीपोर्ट। हम इसे क्या कहेंगे, एंटीपोर्ट।
और तीसरी चीज आती है कि अगर दो पदार्थ को एक साथ एक दिशा में लेकर जाता है तो उस पदार्थ को हम कहते हैं बेटा यहां पर सिम्पोर्ट। क्या कहते हैं हम इसे? सिम्पोर्ट। तो 2-3 पदार्थ हैं हमारे पास में, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट, और तीनों का डायग्राम आपको बहुत क्लियर समझा देगा कि ये करना क्या चाह रहा है। मेम्ब्रेन है, कोई एक पदार्थ को एक से अंदर से बाहर या बाहर से अंदर लेकर जा रहा है, यूनिपोर्ट है। कोई दूसरे पदार्थ को अंदर से बाहर और बाहर का अंदर एक साथ लेकर जा रहा है, याद रखना उसी दिशा पे ये अंदर वाला बाहर जा रहा है। जैसे मैं इसको घुमा रहा हूं तो एक तरफ कुछ बंद कर दिया, एक तरफ कुछ बंद कर दिया ये ऐसा, और एक तरफ जो है मैंने कुछ और बंद बना दिया, ये ऐसा इधर बंद बना दिया। अब जब ये घूमेगा तो ये अंदर वाले को बाहर, बाहर वाले को अंदर लेकर जाएगा, और जब ये बाहर वाले को अंदर और अंदर वाले को बाहर लेकर जाएगा इज कॉल्ड एंटीपोर्ट। हम इसे कहेंगे एंटीपोर्ट। तीसरा सबसे जरूरी, अब इस पदार्थ में दो पदार्थ एक साथ 2 पदार्थ ऐसे जुड़ गए, ये भी जुड़ गया वो भी जुड़ गया। अब दोनों पदार्थ एक साथ जुड़ के इस दिशा से इस दिशा में जाएंगे तो हम उसे सिम्पोर्ट कहेंगे उसे। ठीक है, क्या कहेंगे? सिम्पोर्ट। ये 3 लाइनें हैं, तीनों कहानियों को याद रखना। मुझे नहीं लगता यहां पर कोई डायग्राम की या थ्योरी की जरूरत है, आपको डायग्राम देखकर ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका हिंदी लिख लेना भाई। यूनिपोर्ट का मतलब है कोई पदार्थ प्रोटीन के वाहक की सहायता से अंदर से बाहर अगर जा रहा है तो यूनिपोर्ट कहलाएगा। दूसरी बात आती है कि मान लो अगर वो एक दिशा से दूसरी दिशा में एक पदार्थ अंदर और दूसरा पदार्थ बाहर की तरफ में जा रहा हो तो एंटीपोर्ट है। कोई एक पदार्थ, दोनों पदार्थ अंदर से बाहर या बाहर से अंदर की तरफ, दोनों एक दिशा का ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तब हम उसे कहते हैं एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट के विषय पे पूरी बात करेंगे। वो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा वाटर रिलेशन के बारे में बात करेंगे। चलिए कुछ 1 मिनट रिवीजन कर लेते हैं। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा? हम लोगों ने पढ़ा है आज पूरा दिशा के बारे में, दिशात्मक कौन कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरी बात हमने पढ़ी यहाँ पर मतलब जो ट्रांसपोर्ट स्थानांतरण है, परिवहन है, उस परिवहन में क्या क्या होता है, उन सभी विषयों के बारे में बात की। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए क्विज करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं क्या सही जवाब होगा इसका आप लोगों का। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इनमें से किसका परिवहन में, किस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है? इनमें से कौन सा परिवहन ऐसा है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता है और कौन सा है जिसमें आवश्यकता नहीं है? सुषाद्ध विसरण में है क्या? सामान्य विसरण में क्या ऊर्जा की आवश्यकता है क्या? सक्रिय परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता है क्या? या इनमें से कोई नहीं? विच वन इज राइट आंसर? आपके जवाब इनमें होने चाहिए, इनमें से कोई एक सही जवाब बताएं। विच वन इज राइट आंसर? 5 सेकंड है आपके पास। ठीक है, ओके, 5 सेकंड इज ओवर। ऑफ कोर्स सक्रिय परिवहन वो आंसर है, सक्रिय परिवहन में ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सुषाद्ध विसरण और सामान्य विसरण में ऊर्जा की आवश्यकता जनरली मतलब मुख्य रूप से तो नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, सक्रिय परिवहन में ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बाकी में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। क्या पढ़ा बेटा आज हम लोगों ने? हमने पढ़ा पौधों में परिवहन वाला पार्ट, विसरण कल हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर एक्टिव प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सक्रिय परिवहन, हम पढ़ेंगे सक्रिय परिवहन के बारे में, और साथ ही साथ में दूसरा विषय जो हमारा होगा वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्लांट वाटर रिलेशन। प्लांट का और वाटर का, जल का क्या संबंध है? ठीक है, उसके आपस में क्या संबंध है? हम वाटर को ही क्यों देते हैं? जब अपन पानी, पौधों को सिर्फ पानी क्यों दे रहा है, बाकी सब वो खुद जुगाड़ कर ले रहा है, क्यों, कैसे, कहाँ पे, इन सभी विषयों पे हम बात करेंगे बट नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। इसको रिवीजन करें, बहुत अच्छे से पढ़ें, कहीं पर भी कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। एनसीईआरटी और बाकी टॉपिक, हर एक टॉपिक मैंने आपको कवर करवा दिया है। जो चीज़ नहीं समझ में आएगी वो आप बताइएगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।